बरसात की वो रात रूह को कंपा देने वाली थी। राघव अपनी कार चला रहा था और प्रिया बगल वाली सीट पर सो रही थी। राजस्थान के सुदूर इलाके में मौजूद काली घाटी की ओर बढ़ते हुए हेडलाइट की रोशनी सिर्फ घने पेड़ों और पुरानी खंडहर नुमा दीवारों को चीर पा रही थी। हम पहुंच गए क्या? बस 5 मिनट और। मेरे दादाजी ने वसीयत में इस हवेली का जिक्र किया था, लेकिन कभी यहाँ आने नहीं दिया। अब जब ये मेरी है तो मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ ऐसा क्या है जिसे वो छिपाते रहे। जैसे ही कार हवेली के गेट के सामने रुकी, एक जोरदार बिजली कड़की। सामने खड़ी थी रक्त महल हवेली। इसे स्थानीय लोग इसी नाम से पुकारते थे। छोटे मालिक, आप आए तो सही, पर गलत वक्त पर आए हैं। काका, ये वक्त बेवक्त क्या लगा रखा है? हम थक गए हैं, बस कमरा दिखा दीजिए। ऊपर वाली मंजिल के आखिरी कमरे में मत जाना, वहाँ वो रहता है जिसने इस वंश को खत्म कर दिया। हर पुरानी हवेली की तरह यहाँ भी एक भूतिया कमरा है। लेकिन जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, हवा में एक अजीब सी गंध महसूस हुई। सड़ी हुई चमड़ी और पुरानी बंद पड़ी जगह की महक। रात के करीब 2 बज रहे थे। प्रिया गहरी नींद में थी, लेकिन राघव को नींद नहीं आ रही थी। उसे लगा जैसे फर्श के नीचे से कोई खुरचने की आवाज आ रही हो। वो टॉर्च लेकर बाहर निकला। आवाज उसे हवेली के पुस्तकालय की ओर ले गई। वहां एक भारी अलमारी के पीछे एक गुप्त दरवाजा था जो नीचे की ओर जाता था। राघव सीढ़ियां उतरकर तहखाने में पहुंचा। वहां का नजारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। तहखाने के बीचों बीच एक बेदी बनी थी और उसके चारों ओर मानव हड्डियां बिखरी हुई थीं। और सबसे डरावनी चीज, एक नर कंकाल जो जंजीरों से दीवार पर बंधा हुआ था। उस कंकाल की खोपड़ी पर सिंदूर से कुछ चिन्ह बने हुए थे। तभी राघव को अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। इसे मत छुओ राघव, ये तुम्हारी विरासत है। राघव पलटा। वहां कोई नहीं था, लेकिन जब उसने वापस कंकाल की ओर देखा तो उसे लगा कि कंकाल की खाली आंखों के गड्ढों में लाल रोशनी चमक रही है। अगले दिन प्रिया की तबीयत बिगड़ने लगी। राघव, हमें यहां से निकलना होगा। रात को कोई मेरे बिस्तर के पास खड़ा था। वो इंसान नहीं था। वो सिर्फ हड्डियों का एक ढांचा था जो मुझसे कुछ कह रहा था। वो कह रहा था, मुझे मांस चाहिए, मुझे अपनी खाल वापस चाहिए। सच बताओ काका, ये सब क्या है? वो कंकाल किसका है? वो आपके परदादा गजेंद्र सिंह है। उन्होंने अमर होने के लिए काला जादू किया था। उन्होंने अपने ही परिवार की बलि चढ़ाई थी, लेकिन मंत्र उल्टा पड़ गया। उनकी आत्मा इसी पिंजर में कैद हो गई। अब हर 50 साल बाद जब इस वंश का कोई खून यहाँ आता है, वो कंकाल फिर से जीवित होने की कोशिश करता है। आधी रात को हवेली में चीखें गूंज उठी। राघव ने देखा कि वो नर कंकाल अब अपनी जंजीरें तोड़ चुका है। हड्डियों के टकराने की आवाज कटक कटक पूरे गलियारे में गूंज रही थी। राघव, मेरा मांस, मेरा खून, तुम मेरी आखिरी कड़ी हो। राघव को महसूस हुआ कि उसकी प्राण शक्ति खींची जा रही है। अचानक उसे याद आया कि डायरी में लिखा था, अधर्म का अंत केवल अग्नि से होगा। राघव ने पूरी ताकत लगाकर पास पड़ी मिट्टी के तेल की लालटेन उठाई और उसे बेदी की ओर नहीं, बल्कि उस नर कंकाल पर दे मारा। कंकाल की एक ऐसी चीख निकली जो इंसानी नहीं थी। आग तेजी से कंकाल की हड्डियों पर फैलने लगी। जैसे जैसे हड्डियां राख हो रही थीं, हवेली की दीवारें कांप रही थीं। राघव और प्रिया शहर वापस आ चुके थे। उन्हें लगा कि काली घाटी की वो डरावनी रात एक बुरा सपना थी जो अब बीत चुकी है। राघव के व्यवहार में बदलाव आने लगा था। उसे अब भूख ज्यादा लगती थी। एक रात प्रिया की आंख खुली तो उसने देखा कि राघव बिस्तर पर नहीं। वो उसे ढूंढते हुए किचन में गई। फिर वहां जो उसने देखा, उससे उसकी चीख निकल गई। राघव, ये तुम क्या कर रहे हो? फ्रिज से निकाला हुआ कच्चा मीट वो पागलों की तरह खा रहा था। फिर जैसे ही उसने गर्दन घुमाई, उसकी आंखें
पूरी तरह सफेद हो चुकी थी। अभी तो शुरुआत है प्रिया, हड्डियां भरने के लिए मांस चाहिए होता है। प्रिया पीछे हटी और भागकर कमरे में जाकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। उसे समझ आ गया था कि वो जो हवेली से लेकर आए हैं वो सिर्फ यादें नहीं बल्कि एक परजीवी आत्मा है। प्रिया ने अपने एक दोस्त के जरिए अघोरी बाबा रुद्र से संपर्क किया। बेटी, इस घर में मौत की गंध आ रही है। वो जो सालों से भूखा था, अब उसे एक जवान जिस्म मिल गया है। ये गजेंद्र सिंह का रक्त ऋण है। उसने अपनी मौत के वक्त शैतान से सौदा किया था कि वो अपने ही वंशज के शरीर में दोबारा जन्म लेगा। उस निशान का मतलब है कि राघव के शरीर के अंदर धीरे धीरे हड्डियां बदल रही हैं। उसका ढांचा अब नरकंकाल का रूप ले रहा है। तभी बेडरूम का दरवाजा अपने आप खुल गया। राघव, या जो अब राघव के अंदर था, बाहर आया। बाबा ने अपने झोले से अभिमंत्रित राख निकाली और राघव के चारों ओर एक घेरा बना दिया। राघव तड़पने लगा। उसके मुंह से काले रंग का धुआं निकलने लगा। प्रिया, तुम्हें उस हवेली की मिट्टी और राघव के खून की एक बूंद को मिलाकर इस दिए में डालना होगा, तभी ये जुड़ाव टूटेगा। प्रिया के पास समय कम था। उसने उस पुरानी पोटली से मिट्टी निकाली जो वो अनजाने में हवेली से ले आई थी। फिर जैसे ही उसने दिया जलाया, राघव का शरीर हवा में ऊपर उठने लगा। एक भयानक चीख गूंजी। राघव जमीन पर गिर पड़ा। वो बेहोश था, लेकिन जीवित था। कुछ हफ्तों के बाद राघव ठीक हो गया। वो और प्रिया एक नए शहर में शिफ्ट हो गए। एक शाम राघव बाथरूम में आईने के सामने खड़ा था। तभी उसने आईने में देखा कि उसकी मुस्कुराहट आईने वाले प्रतिबिंब से मेल नहीं खा रही थी। आईने में खड़ा राघव अभी भी मुस्कुरा रहा था। तुमने सोचा था एक दिया मुझे रोक लेगा? मैं तुम्हारी रगों में बहता हूं राघव। जब प्रिया अंदर आई तो वहां कोई नहीं था। राघव गायब था और अब प्रिया को अपने पीछे वही जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। बाथरूम की ठंडी हवा में एक ऐसी सड़न थी जैसे कोई सदियों पुरानी लाश अभी अभी कब्र से बाहर निकली हो। प्रिया बदहवास होकर पूरे घर में राघव को पुकारने लगी। तभी उसे खुरचने की आवाज आई। प्रिया ने जैसे ही स्टोर रूम का दरवाजा खोला, उसकी रूह कांप गई। प्रिया, भागो यहां से। वो मुझे खा रहा है। वो मेरे अंदर अपना घर बना चुका है। तभी घर की बत्तियां जलने बुझने लगी। बाबा रुद्र, जो अभी घर से ज्यादा दूर नहीं गए थे, खतरे को भांपकर वापस आ पहुंचे। प्रिया, बाहर निकलो। राघव अब वो नहीं रहा जिसे तुम जानती थी। सिर्फ एक रास्ता है, प्राण विनिमय, लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी है। गजेंद्र सिंह को एक ऐसा शरीर चाहिए जो स्वेच्छा से उसे स्वीकार करे। वो राघव के शरीर को इसलिए मार रहा है क्योंकि राघव की आत्मा उसे रोक रही है। तभी राघव के शरीर से वो कंकाल पूरी तरह बाहर निकलने लगा। गजेंद्र सिंह का नरकंकाल अब साक्षात उनके सामने खड़ा था। नरकंकाल की नजर प्रिया पर पड़ी, जो गजेंद्र सिंह के खानदान की बहू थी। लेकिन तभी जमीन पर पड़े घायल राघव ने अपनी आखिरी ताकत जुटाई। उसने पास ही पड़ा बाबा रुद्र का त्रिशूल उठा लिया। राघव ने वो त्रिशूल अपने ही सीने के पार कर दिया। लेकिन ये साधारण प्रहार नहीं था। राघव ने अपना खून उस नरकंकाल पर छिड़क दिया। जैसे ही राघव के प्राण बाहर निकले, वो नरकंकाल भी राख में बदलने लगा, क्योंकि उसका अस्तित्व राघव के जीवित रहने पर ही टिका था। कमरे में सन्नाटा छा गया। महीनों बीत गए। प्रिया अब उस शहर से दूर एक छोटे से गांव में रहती थी। उसे उम्मीद थी कि राघव का अंश अब उसके साथ है, जिसके सहारे वो अपनी जिंदगी गुजार सकेगी।